दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष के लगातार विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास कर दिए गए हैं। जी हां, ये बिल है कृषि उपज व्यापार विधेयक 2020 और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। बिल पर हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल पर नारे लगाए। जी हां, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा। कृषि बिलों को लेकर सदन में हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई आज 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नारेबाजी करते हुए विपक्षी दलों के सांसद उपसभापति के आसन तक पहुंच गए थे। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या बिहार में 1,68,542 हो चुकी है। जी हां, बिहार में आज कोरोना के कुल नए मामले 1555 सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1,52,956 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1556 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। राज्य में अब तक 1,52,956 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर यानी कि आज पटना में महात्मा गांधी सेतु के समांतर 4 लेन पुल, विक्रमशिला पुल के समांतर पुल, फुटोल पुल, पटना रिंग रोड, रजौली से बख्तियारपुर, नरेंद्रपुर से पूर्णिया और आरा से मोहनिया सड़क के निर्माण की शुरुआत करेंगे। कुल 15,736 करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। जमीन अधिग्रहण की पूरी राशि 3100 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि निर्माण कार्य की 12,000 करोड़ से अधिक की रकम केंद्र सरकार खर्च करेगी। गया जिला के लहतुआ इलाके में अपने खेतों के पास अकेले 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाने वाले लोंगी भुइया की मेहनत पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा मेहरबान हुए हैं। जी हां, आनंद महिंद्रा ने लोंगी भुइया को एक महिंद्रा ट्रैक्टर मुफ्त में दे दिया है, जिससे उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे पहले आनंद महिंद्रा ने कहा था कि अगर बिहार में 3 दशक में 3 किलोमीटर लंबी नहर खोदने वाले किसान महिंद्रा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक सम्मान की बात होगी। ट्रैक्टर पाकर लोंगी भुइया काफी खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने इसे पाने का कभी सपना भी नहीं देखा था। आपको बता दें कि ट्विटर पर रोहिन कुमार नाम के एक यूजर ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था कि गया के लोंगी मांझी ने अपनी जिंदगी के 30 साल लगाकर नहर खोद दी। उन्हें अभी कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय एक ट्रैक्टर के। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उनको बड़ी मदद हो जाएगी। इस ट्वीट के जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। सभी दल मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अपने वोट बैंक में विस्तार के लिए नए गठबंधन भी बन रहे हैं। जी हां, इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी एंट्री बिहार चुनाव में हो गई है। उन्होंने पटना पहुंचकर देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल के साथ गठबंधन की घोषणा की है। असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र प्रसाद यादव के गठबंधन को UDSA नाम दिया गया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि हम साथ में मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर चर्चाएं तेज भी हो गई है कि आखिर बिहार में ओवैसी की एंट्री से किसके वोट बैंक पर असर पड़ने वाला है। बिहार चुनाव पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि ओवैसी मुसलमानों वोटरों पर प्रभाव डालने में सफल रहेंगे। ओवैसी की पार्टी बीते कुछ सालों में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में काफी सक्रिय है। माना जा रहा है कि कटिहार और किशनगंज क्षेत्र में ओवैसी राजद को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, बिहार में मुस्लिम और यादव को राजद का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन अब ओवैसी खुद मैदान में है और उन्होंने एक यादव समाज से गठबंधन रखने वाले नेता के पार्टी से गठबंधन भी कर लिया है। गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी ने साफ कहा है कि हम किसी से नहीं डरते हैं। हमने हैदराबाद में बीजेपी को भी हराया है। मुस्लिम मतदाताओं पर किसी भी एक पार्टी का अधिकार नहीं हो सकता। आरजेडी को पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे देखना चाहिए, वे एक भी सीट नहीं जीत सके थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि आरजेडी की वजह से बीजेपी बिहार में जीत रही है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है।
इस बीच वीएमआर सर्वे में यह देखने की कोशिश की गई है कि बिहार में किस पार्टी या फिर गठबंधन को किस जाति समुदाय का कितना सपोर्ट मिल रहा है या फिर मिल सकता है। इस सर्वे में पाया गया है कि ऊंची जाति के लोग जहां एनडीए पार्टी के साथ खड़े हैं, वहीं मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। एनडीए गठबंधन में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। वहीं यूपीए गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और कुछ छोटे दल शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी साथ थी, तो जेडीयू को अल्पसंख्यकों का वोट भी मिला था, लेकिन इस बार वह वोट सिर्फ आरजेडी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यह भी आरजेडी को बहुत ज्यादा फायदा देता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक पर अभी एनडीए गठबंधन की ही आगे दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसित है। जी हां, एनडीए फिर से इस बार सरकार बना सकती है। 2000 रुपए की नोट की छपाई बहुत कम हो चुकी है, यानी कि थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन इनकी छपाई पूरी तरीके से रोकने को लेकर कोई भी फैसला अब तक सरकार ने नहीं लिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के दौरान लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मांग की स्थिति को देखते हुए सभी नोट की उपलब्धता में संतुलन रखने के लिए रिजर्व बैंक से विमर्श के बाद किसी नोट की छपाई पर सरकार फैसला करती है। 31 मार्च 2019 को सर्कुलेशन में 2000 रुपए की नोटों की संख्या 329 करोड़ की थी, जो 31 मार्च 2020 को घटकर 273 करोड़ रुपए हो गई थी। लोकसभा में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि बंगाल की ओर से अपने घर गांव लौटे प्रवासी मजदूरों से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण वहां गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू नहीं की जा सकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां अपने स्तर से शुरू हो गई है। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने महागठबंधन के दूसरे नेताओं से फोन पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात की है। जी हां, कांग्रेस के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से सीट बंटवारे के सिलसिले में बात की है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से सीटों के मसले पर उनकी राय जानने की कोशिश की है। वहीं लेफ्ट की सीटों की डिमांड से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि लेफ्ट ने बिहार में 53 सीटों की डिमांड की है। मुकेश सहनी को आरजेडी की कोटे से सीटें मिलेगी। आरएलएसपी को 15 से 20 सीट दिए जाने की चर्चा की जा रही है। कल उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस की भावना जानने के बाद तेजस्वी और राबड़ी से मुलाकात करने पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के लिए और भी सीटें चाहते हैं। वहीं कांग्रेस को 65 से 75 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, तो आरजेडी 140 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में आखिर में सीट बंटवारे पर महागठबंधन में क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। इस चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, ताकि जनता का उनके प्रति आकर्षण बना रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने घर बनाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक वैसे हर लाभुक जिनका आवास आर्थिक कमी के कारण अधूरा रह गया है, उन्हें राज्य सरकार 50,000 रुपए देगी। जी हाँ, ताकि वे अपने घर को पूरा कर सके। जी हाँ, सरकार की ओर से यह राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। इससे राज्य के कई लोगों को फायदा होगा। पूर्व मध्य रेल खंड पर सहरसा से फारबिसगंज के बीच रेल सेवा शुरू होगी। जी हां, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंदर ही इस रेल खंड पर रेल परिचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेल निर्माण विभाग की देखरेख में राघोपुर से फारबिसगंज के बीच रेल निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू है। जी हां, सहरसा से फारबिसगंज की दूरी 111 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हां, कोसी इलाका से सटे पड़ोसी देश नेपाल होने के कारण सहरसा से फारबिसगंज रेलखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारबिसगंज से नेपाल जाने में जोगबनी होकर मुश्किल से आधा घंटा का रास्ता है। नेपाल के कई हिस्सों में कोसी इलाका का रोटी बेटी का संबंध कायम है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। नेताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान, चुनावी सभा और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव एक और नई मुसीबत में फंस गए हैं। जी हां, बिहार के आरा में पप्पू यादव के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्व सांसद पप्पू यादव के अलावा भोजपुरी सिंगर राकेश मिश्रा और जन अधिकार पार्टी के 5 और नेताओं पर भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव पर यह मुकदमा चुनावी सभा करने के आरोप में किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कटिहार संसदीय सीट के अंतर्गत गंगा नदी के तट पर बसा
मनिहारी विधानसभा क्षेत्र एक जमाने से राजनीति अखाड़ों का केंद्र रहा है। जी हां, पिछले 5 सालों के विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो इस सीट से जेडीयू और कांग्रेस का वर्चस्व हो रहा है। मौजूदा समय में यह सीट जेडीयू के खाते में है। मनोहर प्रसाद सिंह मौजूदा विधायक हैं। विकास की बाट जो रहा मनिहारी विधानसभा में आधी से ज्यादा आबादी बिजली के संकट से जूझ रही है। जी हां, हर साल बारिश में बाढ़ का कहर झेलने वाला मनिहारी विधानसभा क्षेत्र आज भी एक पुल का इंतजार कर रहा है ताकि लोग आवागमन कर सके। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बड़े पुल का निर्माण दोनों ही राज्य सरकारों की घोषणा भर तक सीमित है। गंगा के लगातार कटान की वजह से यहाँ के लोग शहरों की तरफ पलायन करने को विवश हैं। अब पटना में घर का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। जी हां, नगर निगम ने इसको लेकर नियम बना दिया है। नगर निगम क्षेत्र में गैर आवासीय उपयोग करने वाले हर मकान मालिक को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में ट्रेड लाइसेंस की मंजूरी भी मिल गई है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद छोटे और बड़े व्यापारियों को ही केवल ट्रेड लाइसेंस ही नहीं लेना होगा, बल्कि कोचिंग हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल आदि चलाने वाले लोगों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। बिहार के जहानाबाद में इन दिनों 2 इंजीनियर भाइयों की मेहनत और उद्यमशीलता लोगों के लिए न सिर्फ कौतूहल बना हुआ है बल्कि युवाओं को एक नई दिशा भी दिखा रहा है। जी हां, जहानाबाद के पटियावा गांव के पूर्व मुखिया रुपेंद्र शर्मा के दोनों बेटे रुपेश और नितेश नोएडा और अजमेर में मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर इन दोनों भाइयों ने नौकरी छोड़कर कुछ अलग करने की ठानी और वापस गाँव लौटकर अलग तरह की किसानी शुरू कर दी। जी हाँ, शुरू में तो ग्रामीणों ने इनके निर्णय पर खूब मजाक बनाया, पर इनकी नई किस्म की खेती ने उनके बीच एक नई चेतना जगा दी, क्योंकि इनकी खेती कोई आम खेती नहीं थी। ये काला चावल उपजाते हैं। जी हाँ, जिसकी महत्व जानकर आज स्थानीय किसान इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। गांव के ही नहीं बल्कि जिले के विभिन्न इलाकों के तकरीबन 100 से भी अधिक किसानों ने इनसे प्रेरणा लेकर काला चावल की खेती करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आम चावल के मुकाबले महंगी कीमत पर मिलने वाले इस काला चावल की खेती परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले धान की फसल से आसान और सस्ती होती है। जी हाँ, काले चावल की धान में ना तो खाद की जरूरत होती है और न ही ज्यादा पटवन की। बिहार में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाया है। जी हां, इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा हो सकता है तथा उनके वेतन और भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार की कैबिनेट ने कई अहम फैसले पर मोहर लगाई है। साथ ही साथ कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बहुत जल्द इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर और कंकरबाग में रहने वाले लोगों को अगले 3 दिनों तक सब्जी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। जी हां, बताया जा रहा है कि इन दोनों सब्जी मंडियों में कोरोना संक्रमण के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसे जिला प्रशासन की ओर से उसे बंद रखने का निर्णय लिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मंडी बंद करने की कार्रवाई कर दी गई है। मंडी में भीड़ भाड़ लगाने, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग न करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने में यह कार्रवाई हुई है। कंकरबाग सब्जी मंडी में मानक संचालन प्रक्रिया के घोर उल्लंघन की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंडी को 3 दिनों तक बंद कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में पारित कृषि संबंधित 3 बिल को किसान विरोधी बताने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विधेयक किसानों को देश के किसी भी बाजार में अपनी फसल बेचने के लिए सशक्त करते हैं ताकि उन्हें बेहतर कीमत मिल सके। उन्होंने बिल के बारे में कहा कि किसानों के पास देश के किसी भी बाजार में अपनी फसल बेचने की आजादी होगी, जिससे उन्हें अच्छी फसल मिल सकेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि आज किसानों को आजादी देने की एक कोशिश की गई है। देश के किसी भी हिस्से में फसलों की कीमत के बारे में किसानों को बताना सरकार का काम होगा और किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान वास्तव में अब जाकर आजाद हुए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 सितंबर यानी कि आज से आंशिक तौर पर स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन स्कूल खोलने का आखिरी फैसला राज्य पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अभी स्कूल खोलने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक, असम और हरियाणा लॉकडाउन के बाद आंशिक तौर पर स्कूल खोलने जा रहे हैं। वही कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। नेपाल की ओर से लगातार नए नए विवाद खड़े करने के बावजूद भारत ने दरियादिली दिखाते हुए
पड़ोसी देश को 2 आधुनिक ट्रेनें सौंपी हैं। जी हां, जगह जगह स्टेशनों पर इन ट्रेनों का भव्य स्वागत किया गया है। बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने स्टेशन भी पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार सीमा विवाद के बीच भारत ने नेपाल को 2 आधुनिक ट्रेनें सौंपी है, जो दिसंबर के मध्य से बिहार के जयनगर और धनुषा जिले के कुर्था के बीच संचालित होगी। दोनों देशों के बीच ये पहली ब्रॉड गेज की रेल सेवा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर कर रहे हैं। कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। कल फिर एक बार उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, जहां इस बार उन्होंने नीतीश के बिहार में सुशासन के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में सुशासन के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी थाने और ब्लॉक में बिना चरावे के कोई काम नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं कि वे बिहार के एक ऐसे थाना एवं ब्लॉक का नाम बता दे जहां बिना सुशासनी चरावे के आम जनता का कोई काम होता हो। बिहार में चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जाहिर है वक्त कम है, इसीलिए हर राजनीतिक दलों के अंदर खाने की तैयारियों को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है। जी हां, नए दौर की सियासत में पोस्टरों की भूमिका बेहद आम होती जा रही है और आम हो भी गई है और यही पोस्टर बताते हैं कि अब चुनाव का रंग चढ़ चुका है। बिहार की राजधानी पटना में अब चुनाव के रंग में पूरी तरीके से सराबोर हो गए हैं। जी हां, पटना में आज कई जगह पर सीएम नीतीश कुमार के एक नए पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर है। जी हां, इस पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर नीतीश कुमार अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो उनका काम वाकई में इतना बेहतर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं। जाहिर है संकेत साफ है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ की है, जेडीयू उसको भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। जी हां, कल पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। नीतीश के नए पोस्टर में लिखा गया है कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को इस पोस्टर में कोट किया गया है। पोस्टर के नीचे एक नारा भी दिया गया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े 7 राज्यों में हैं। संभावना जताई जा रही है कि पीएम अगले सप्ताह इन राज्यों के सीएम के साथ बैठक करके हालात पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के आंकड़े 54 लाख के पार कर गए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में हालात संभालने के लिए अब खुद पीएम मोदी ने कमान संभालने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि वे 23 सितंबर को सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। बिहार इलेक्शन 2020 के पहले मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी ने टिकट की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शर्त रखी है। जी हां, पार्टी का कहना है कि अगर किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है तो वह हंगामा नहीं काटेगा। जी हां, साथ ही वह दल का भी हिस्सा बना रहेगा और पार्टी की छवि पर असर नहीं डालेगा। वीआईपी ने उम्मीदवारों से साफ साफ कहा है कि टिकट की उम्मीद करने वालों को आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। इस पत्र में वे स्वीकार करेंगे कि अगर टिकट नहीं मिला तो वे विवाद पैदा नहीं करेंगे, बवाल नहीं काटेंगे और पार्टी में ही बने रहेंगे। दरअसल वीआईपी की यह शर्त एक ऐसे वक्त में आई है जब सूबे में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए पटना हाईकोर्ट और डेंटल कॉलेज में 1429 पदों पर भर्ती की जाएगी। जहां इसकी मंजूरी बिहार सरकार की ओर से दी जा चुकी है। बहुत जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। खबर के मुताबिक बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में पटना उच्च न्यायालय में 28 पद, राजकीय दंत महाविद्यालय नालंदा में 322, पटना दंत महाविद्यालय में 215 पद, नर्सिंग कॉलेज के 812 सहित 1429 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। जी हां, इन पदों पर बहुत जल्द भर्ती किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इसी महीने के अंत में विज्ञापन जारी किया जा सकता है, क्योंकि विभाग के द्वारा इन पदों पर भर्ती को लेकर तैयारियां की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर नजर बनाए रखें। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र में चिराग पासवान ने फिलहाल बिहार नहीं आने को लेकर जानकारी दी है। जी हां, चिराग पासवान ने लिखा है कि उनके पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उनका ज्यादा समय उन्हीं की देखरेख में बीत रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि उनके पिता ने उन्हें
कई बार बिहार जाने की सलाह दी है, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो रहा है। रामविलास पासवान 24 अगस्त से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है। शुरुआत में वे रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई है और अब वे आईसीयू में भर्ती हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।